प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप सभी का फिर से गायत्री आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर त्यूरी के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके अंतर्गत जो पहला अपना टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसी प्रोवर्ब या ईडियम जिसको हम हिंदी में कहते हैं कहावतें, उनका अध्ययन किया था कि इन सभी के अंदर अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ और प्रोवर्ब और ईडियम मैं आपके सामने लेकर आज फिर से उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं अगली कौन सी प्रोवर्ब है जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। एन एम्प्टी वेजल, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली, वेजल का मतलब होता है बर्तन। एक खाली बर्तन, मच नॉइस, ज्यादा आवाज। मेक का अर्थ होता है बनाना या करना। ये अपनी एक कहावत है। पहले हम इसको रिक्त स्थान में बढ़ लेते हैं, इसमें क्या आएगा। जैसा कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें यदि अपना सेंटेंस सिंपल हो और उसमें सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो तो हमें मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। और यदि सिंपल सेंटेंस है और उसमें यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके अनुसार हम इसकी पूर्ति करते हैं। देखते हैं एन एम्प्टी वेजल। एन का अर्थ होता है एक खाली बर्तन। तो यहाँ स्पष्ट है अपना एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो मेंबर दे रखी है ब्रैकेट में मेक, उसके साथ में हमें एस जोड़ना पड़ेगा। अब ये हो गया एन एम्प्टी वेजल मेक्स मच नॉइस। इसका जो भावार्थ है, जैसा कि पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया कि प्रोवर्ब और इडियम्स जो होती है इनका भावार्थ अलग होता है। शब्दों के अनुसार इनका कुछ भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, इसको अपन अपने शब्दों में भावार्थ की दृष्टि से कई बार एक कहावत सुनते हैं, थोता चना बाजे घना। कई बार हमने ऐसा सुना है कि थोते चने बाजे घने। तो इसका भावार्थ हो गया थोथा चना बाजे घड़ा। अपनी देसी कहावत है। एक और है जो इसी भावार्थ में सटीक अर्थ बैठता है कि अध गगरी चलकत जाए। अध गगरी चलकत जाए। गगरी का जो तात्पर्य है वो है घड़ा। यदि घड़े के अंदर कम पानी होता है तो उसमें से पानी छलकता है। और इसका जो भावार्थ है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब व्यक्ति के अंदर कम ज्ञान हो, वो ज्ञान से कम परिपूर्ण हो, तो वो व्यक्ति ऊटपटांग बातें करता है, अधूरा ज्ञान हमेशा मरवाता है। तो एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, अधगड़ी चलकर जाए या थोथा चना बाजे घना। इस प्रकार की एक कहावत, लोकोक्ति, मुहावरा, कुछ भी कह सकते हैं, प्रोवर्ब है, ईडियम है। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एज यू। एज का तात्पर्य होता है जैसा, यू का तात्पर्य तुम। सो सेल यू रीप, रीप का मतलब होता है काटना।
सो का मतलब होता है बोना। जो भी हम बोई का कार्य करते हैं, कोई भी वस्तु बीज के रूप में बोई जाती है तो उसको मेंबर के रूप में सो, SOW, सो का अर्थ है बोई करना या बोना। एज यू आ गया अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए सो का सो ही रहेगा। तो कहावत हो गई, एज यू सो सेल यू रीप यानी काटना। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। एज यू सो सेड यू रीप, ये भी अपनी एक प्रोवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, बार्किंग डॉग्स। बार्क का अर्थ होता है भौंकना, डॉग्स यानी कुत्ते। सेल्डम, हमने इसी टेंस में प्रोवर्ब देखी सेल्डम, जिसका अर्थ है कभी कभी। भौंकने वाले कुत्ते या बहुवचन है डॉग्स है। तो पहले हम इसकी पूर्ति कर लेते हैं कि जो बाइट आया है, बाइट का तात्पर्य काटना। कुत्ते का दांतों से जो भी वस्तु काटी जाती है उसके लिए मुख्य क्रिया बाइट का प्रयोग किया जाता है। बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। सेल्डम, कभी कभी। बाइट, काटते हैं। अर्थात जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस प्रकार की कहावत हमने हिंदी में कई बार सुनी है या बोली है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इंग्लिश में बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट देखते हैं, डायमंड, कट डायमंड। यहां पर डायमंड सिंगुलर है इसीलिए हो जाएगा कट्स, एस जुड़ेगा। डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड यानी हीरा। कट काटता है डायमंड। लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। ये भी कहावत के रूप में हम कई बार इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, हेस्ट यानी जल्दबाजी। वेस्ट का मतलब बेकार या व्यर्थ। मेक यानी बनाना। पहले इसकी पूर्ति कर देते हैं। हेस्ट सिंगुलर है इसलिए मेक के साथ लग जाएगा एस, मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसका तात्पर्य हुआ जल्दी काम शैतान का। जल्दी काम शैतान का। हेस्ट का तात्पर्य है जल्दबाजी में, वेस्ट यानी बेकार, मेक यानी करता है। जल्दबाजी हमेशा अपना प्रयास व्यर्थ गंवाते हैं। जल्दी काम शैतान का। कोई भी काम जल्दबाजी में करें और वो गड़बड़ हो जाती है तो वो हमारे लिए किसी प्रकार का काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम एंड टाइड। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, टाइम एंड टाइड। यहां पर दो चीजें बताई गई है, टाइम का समय, एंड का और, टाइड का अर्थ है अवसर। समय और अवसर। वेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना।
फॉर नन, नन का तात्पर्य किसी के लिए नहीं, ये नेगेटिव फॉर्म में इसका अर्थ निकलता है, किसी के लिए नहीं। समय और अवसर, वेट, दो चीजें हैं यहाँ पर, तो अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लिखेंगे केवल वेट, SAIS नहीं जुड़ेगा क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो हो गया टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, समय और अवसर कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। ये जीवन में जब भी हमें मिलता है, चाहे वो समय हो चाहे अवसर हो, उसका हमें उचित समय पर उचित फायदा उठाना पड़ता है। ये कुछ प्रोवर्ब्स थी जो जनरली हम यूज करते हैं और इन सभी में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ प्रोवर्ब ईडियम आपको यहाँ पर लिखवाई और कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिली है। आई होप ये आपके मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर होगी कि ये सभी कहावतें, इनका ये भावार्थ हैं और इनका उपयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। हमने अभी कुछ प्रोवर्ब देखी थी, कहावतें। इसी के साथ ही मेरे हिसाब से प्रेजेंट सिंपल टेंस में जितने भी अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब संबंधी रूल है, आई होप मैंने सभी आपको इसमें लिखवा दिए हैं और पक्का भरोसा है कि 10वीं बोर्ड के अंदर इससे प्रेजेंट सिंपल टेंस से इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। साथ ही साथ अब अपन अगले टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं कि अपना अगला टेंस, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसी है। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में हमारे करीब 7 वीडियो बन चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे लंबा टेंस है और इसमें हमें कई तथ्यों की जानकारी रखनी पड़ती है, वो हमने उसका अध्ययन किया और जब आपका अध्ययन ठोस होगा तो उसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना जो टेंस है उसकी तरफ। नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल के बाद में अपना टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में रूल जानने से पहले अपन इस टेंस के बारे में जो मुख्य बातें होती है कि जैसे ही आपके दिमाग में कभी भी कोई टेंस आता है तो सीधी मैं मानता हूं कि आपके दिमाग में उसके संबंध में 2 बातें आना आवश्यक है। पहली बात, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और उस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये 2 बातें जाननी आवश्यक होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अपने मेन वर्ब से पहले अपन जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसे अपन हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। वो होती है इज, आर और एम। अब इनका वर्गीकरण करते हैं। पिछले टेंस में हमने जाना कि 2 हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज। रूल क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है। और मुख्य जो एक्सेप्शन था वो था
कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के केवल सिंपल सेंटेंस में, केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में एच बी डू डज का प्रयोग नहीं होता था। ये हमने पिछले टेंस में जाना। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, इज, आर, एम। इनको हम क्लासिफाइड कर देते हैं कि 3 दिए हैं, तो इसका हमेशा ये होगा कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, किस सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले इज, फिर अपनी नेक्स्ट आती है आर, और उसके बाद में एम। जान लेते हैं कि कहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले तो ये अपन क्लियर कर लेते हैं कि अपना जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन इंडेक्स के अंदर सभी बनते हैं, 7 प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट के रूप में बनते हैं, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, सी हो, इट हो, सभी सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो इसमें जो एम है वो अपने आई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें ये एम जो अपना बना है ये केवल और केवल आई के लिए। हमेशा हम कई बार बोलते हैं आई एम, आई एम, आई एम, तो आई एम। नेक्स्ट देखते हैं आर और इज। बस अपन को याद यहां रखना है कि सिंगुलर के साथ कौन सा, प्लूरल के साथ कौन सा। अब 3 को भूल जाओ, आई के लिए बनाए एम, बचा क्या, इज और आर। अब जब अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, तो अपना इज लगेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो अपने आर लगेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें इज लगेगा। एक बार फिर देख लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ही, सी, इट, ये सभी थर्ड पर्सन है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। दे हालांकि थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाता है। ही, सी, इट या एनी वन नेम, नेम कह सकते हैं या आप नाउन कह सकते हैं, कोई भी आए, एक नाम आए। चलिए आर कहां लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट। सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट में याद करते हैं तो आई आता है, लेकिन ध्यान रखें आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एम का प्रयोग होगा। तो आई को छोड़ दीजिए, यू, वी, दे या एक से अधिक नाउन। नाउन हमेशा कई बार प्लूरल हो सकती है, जैसे पेन, पेन्स। ये आप तो तय कर लोगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। यू है, वी है, दे है या एक से अधिक नाउन। आई के साथ एम। आई होप आपकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ये आपके बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेन वर्ब। कौन सी मेन वर्ब लगती है इसमें, इस टेंस के अंदर? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ध्यान रखना कि टेंस के अंदर जहां जहां कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो,
वहां हमेशा ध्यान रखना कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी जुड़ेगा। ध्यान रखना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कहां लगेगा? जहां जहां कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब देखिए 12 टेंस में अपने कंटिन्यूअस टेंस कितने हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस 1, पास्ट कंटिन्यूअस 2, फ्यूचर कंटिन्यूअस 3। फिर आगे बढ़ते कंटिन्यूअस वर्ड कहां आता है? सोचिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 1, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां भी कंटिन्यूअस वर्ड आया 2, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 और 3 6। तो कुल मिला के 12 टेंस में से आपके 6 टेंस ऐसे हैं जिसमें कंटिन्यूअस वर्ड आता है, और जहां कंटिन्यूअस वर्ड आता है वह हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना। मेन वर्ब का कोई ज्यादा लफड़ा ही नहीं है। आपको कंटिन्यूअस वर्ड दिखे तो वहां सीधा दिमाग में आना चाहिए कि मुझे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में पहचान। जब हम वाक्य हिंदी में सोचते हैं तो उस समय हमें मालूम चल जाना चाहिए कि ये कौन से टेंस का है। ध्यान दें, तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ भी आ जाए, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे राम, एग्जाम्पल लेते हैं, राम, अपन हिंदी में एग्जाम्पल पहले लेते हैं जिससे हम पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। उदाहरण, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है, ये अपना हिंदी का वाक्य है। राम खाना खा रहा है, इसमें कार्य को करने वाला हमेशा कर्ता कहलाता है, और जो जिस पर असर पड़ता है वो अपना कर्म है। खाना फूड कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट है, और उसको खाना, ये खा का मतलब है खाना, ये अपनी क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है? जो अपन क्रिया करते हैं। इस समय मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना मुख्य क्रिया, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना मुख्य क्रिया, आप वीडियो देख रहे हैं तो देखना मुख्य क्रिया, आप चलकर कहीं जा रहे हैं तो चलना मुख्य क्रिया, आप खड़े होते हैं तो खड़ा होना मुख्य क्रिया, आप बैठ जाते हैं तो बैठना मुख्य क्रिया, आप कुछ देखते हैं तो देखना मुख्य क्रिया, आप बोलते हैं तो बोलना मुख्य क्रिया। तो कुल मिला के जो मानव द्वारा क्रिया की जाती है वो सभी मुख्य क्रिया की श्रेणी में आती है। तो खाना, ये भी एक क्रिया होती है, हम चबा चबा के खाते हैं। चलिए, राम खाना खा रहा है, पीछे देखो रहा है, यदि ये लड़की होती तो यहाँ हो जाता रही है। यदि ये लोग ज्यादा होते, जैसे बच्चे खाने खा रहे हैं, खा रहे हैं, ध्यान रहे, तो रहा है, रही है, रहे इत्यादि। अंग्रेजी में जब एक साधारण वाक्य होता है, हमने वाक्यों का भी प्रकार पढ़ा उस समय कि 4 प्रकार के सेंटेंस से हम एक सार्थक वाक्य की रचना अपन करते हैं। वो तो साधारण हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, या प्रश्नवाचक हो सकता है, या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो सकता है। मुख्य रूप से इसके इंग्लिश बनाते हैं अपन, राम इज
खाने को वैसे टेक भी कह सकते हैं, ईटिंग फूड। ध्यान रहे, साधारण वाक्य का क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसमें से है या नहीं। काम करने वाला कौन? राम सब्जेक्ट है, तो राम आ गया। उसके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम। देखना अपना सब्जेक्ट राम एक वचन है, एक नाम है, इसीलिए इज लग गया, बिल्कुल इज सिंगुलर सब्जेक्ट। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है, तो ईटिंग हो गया, फूड भोजन हो गया, बात खत्म। नेगेटिव सेंटेंस इसको यदि बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हमेशा तीसरे नंबर पर नॉट जुड़ता है, बना लेते हैं नेगेटिव के। राम इज नॉट ईटिंग फूड। राम इज नॉट ईटिंग फूड। तीसरे नंबर पर नॉट आया, अपना सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट, इसी को यदि हम इंटरोगेटिव में बदलना चाहते हैं तो वो बन जाएगा इज राम ईटिंग फूड, ये लो क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? केवल जो सिंपल सेंटेंस का अपना फॉर्मूला है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, तो ऑटोमेटिक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अर्थ हो गया क्या राम खाना खा रहा है। नेक्स्ट, ये अपने मुख्य रूप से 3 सेंटेंस ज्यादा यूज में आते हैं। इंटरोगेटिव हालांकि नेगेटिव अपने यूज में नहीं आता है, फिर भी अपन देख लेते इसमें कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पर यहाँ नॉट वापस जोड़ा जाता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, तो ये हो जाएगा इज राम नॉट, इज राम नॉट ईटिंग क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान रहा है, रही है, रहे, हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, इज, आर, एम। कहां लगेगा आर, कहां लगेगा इज, और आई के साथ एम। मेन वर्ब मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूअस टेंस, जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड है वहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग। तो इसको आप अच्छे ढंग से नोट करना है। साथ ही साथ अब मुख्य जो बात आ रही है कि मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि हम आईएनजी नहीं एस या ईएस जोड़ते थे, लेकिन इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेन वर्ब के साथ में किस प्रकार से आईएनजी जोड़ा जाता है। इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए।